हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सामूहिक शिक्षा। तो स्वागत है आप सभी का आज के शानदार लेक्चर में। और आज का लेक्चर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं। दोस्तों, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं कर रखा सब्सक्राइब, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही आपके लिए एक और अपडेट है मेरे पास। अगर आपके पास BED एक्ट नहीं है और आप BED एक्ट पढ़ना चाहते हैं और भी LLB के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम BED एक्ट मिल जाएंगे और बहुत सारे वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दोस्तों, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 में बना चुका हूँ, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस करा था रीति रिवाज और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कस्टम्स और इंटरनेशनल कन्वर्सेशन के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है इस वाली वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ और जुडिशियल डिस्कशन एंड जूरिस्ट वर्क के ऊपर होने वाली है। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। दोस्तों, आर्टिकल 38 ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस लिस्ट source of international law was as general principles of law recognized by civilized nation, general principles of fairness and justice that are universally applicable in legal systems around the world. Examples of these general principles of law are negligence, goodwill, judicial judgment, and the impartiality of judges. International tribunals rely on these principles when they are unable to find authority in other source of international law. यानी कि अब हम इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं। कानून के सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानून के अनुच्छेद 38 में अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों की सूची में शामिल है। उसी के साथ सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त भी है, ठीक है। जो ये कानून है वो सभी जो राष्ट्र हैं उनसे मान्यता प्राप्त है, ठीक है। सामान्य सिद्धांत है ये, निष्पक्षता और न्याय के सामान्य सिद्धांत जो दुनिया भर की कानूनी प्रणाली में सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कानून के इन सामान्य सिद्धांतों के जो उदाहरण हैं वो क्या हैं? वो लापरवाही, सद्भावना, न्यायिक निर्णय और न्यायाधीशों की निष्पक्षता, यानी कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा था नेग्लिजेंस, गुडविल, जुडिशियल जजमेंट, ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑलरेडी यूज होते हैं, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण इन सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं। अब जब उन्हें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों में अधिकार नहीं मिल पाता, तब वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है और ये भी क्लियर है। ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का आर्टिकल 38 है, ठीक है, जो कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में जुडिशियल डिस्कशन में। In international law, judicial discussion are generally not considered bidding on subsequent dispute, but if there is evidence of international practice and can aid in the interpretation of treaties and the definition of customary law, maintenance an annual digest and report of public international law matter. अब इसको भी हम हिंदी में देखते हैं। न्यायिक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि में न्यायिक फैसलों को साधारण तौर पर बाद के विवादों पर बाध्यकारी नहीं माना जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के सबूत हैं और संधियों की व्याख्या और प्रथागत कानून की परिभाषाओं में सहायता कर सकते हैं। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि मामलों की वार्षिक डाइजेस्ट और रिपोर्ट जारी रखता है। तो यहाँ पर हमें ये बात भी थोड़ा और अच्छे से पता चली कि अगर हमारे पास एविडेंस है, ठीक है, यानी सबूत है, तो उस पर
हम किस तरह से काम कर सकते हैं, संधियों को कैसे व्याख्या किया जाता है, ठीक है, कानून की क्या परिभाषा हो सकती है, उस परिभाषा से हम क्या सहायता कर सकते हैं, क्या सहायता ले सकते हैं, वो सारा के जुडिशियल डिस्कशन के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पर एक वार्षिक डाइजेस्ट रिपोर्ट जारी होती है जिसमें हम इन सारे की सारी चीज़ों को देख पाते हैं इजीली, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर है। आगे चलते हैं जुडिशियल डिस्कशन में। देयर इज नो बिडिंग फोर्स इन द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, नेवरदलेस द कोर्ट ऑफन refer to its past discussion and advisory view in support of its interpretation of a present case। यानी कि न्यायिक निर्णय पक्षों के बीच और उस विशेष मामले के संबंध में न्यायालय के निर्णय में कोई बाध्यकारी बल नहीं है। फिर भी अक्सर न्यायालय किसी भी वर्तमान मामले की व्याख्या के समर्थन में अपने पिछले निर्णयों और सलाहकार विचारों का उल्लेख करता है। यह हम अक्सर देखते हैं। जो न्यायालय होता है वो हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले जो उससे पहले हो चुका है, ठीक है, अगर वैसा मामला आया है तो वो उसको जरूर ऑब्जर्व करता है, उसको जरूर देखता है और उससे सहायता लेता है और उसी की सलाह या उसी को देखते हुए वो आगे अपने विचारों का उल्लेख भी करता है। तो यहाँ पर ये भी हमें क्लियर है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम जूरिस्ट वर्क। ये भी आर्टिकल 38(1) का सब सेक्शन डी है। इसमें कहता है ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट स्टेट्स दैट द टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट of the various nations are also among the subsidiary means of the for the determination of the rule of law। तो इसको अब हम देखते हैं क्या होता है इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। क्या होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कानून अनुच्छेद है 38, ठीक है, 38 का AD में कहा गया है कि विभिन्न राष्ट्रों की सबसे उच्च योग्य प्रचारकों की जो शिक्षाएं हैं वो भी कानून के नियमों के निर्धारण के लिए सहायक साधन होती है। तो ये भी ठीक है। आगे चलते हैं जूरिस्ट वर्क में। द स्कॉलरली वर्क्स ऑफ prominent jurists are not source of international law but are essential in developing the rules that are sourced in treaties, customs and the general principles of law. This is accepted practice in the interpretation of international law and was utilized by the United States Supreme Court in the Paquet-Habana case। यहाँ पर एक केस है, प्रमुख न्यायवादियों की जो विद्वत्तापूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत नहीं है लेकिन उन नियमों को विकसित करने के लिए आवश्यक है जो संधियों, रीति रिवाजों और कानून के सामान्य सिद्धांतों में निहित है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या में स्वीकृत अभ्यास है और इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने द पॉकेट हबाना मामले में किया था। अब जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे एक केस आया जिसने ये सारी बात क्लियर हुई। उसमें बताया कि जो जूरिस्ट वर्क है वो क्या होता है, किस तरह से संधियों को, रीति रिवाजों को हम देखते हैं, क्या उसके सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जूरिस्ट वर्क में देखते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। और अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके उन डाउट्स को जल्दी सॉर्ट आउट कर सकूं और आपके लिए एक और वीडियो बना सकूं। अगर ज़्यादा ही डाउटफुल वो क्वेश्चन है तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें सामूहिक शिक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।